जय हिंद दोस्तों। मैं संजय शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं अपनी नई वीडियो में। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ऑन मॉन्की पॉक्स। इन्फॉर्मेशन से ही बचाव है। हम इसका पोटेंशियल डेंजर को समझने की कोशिश करते हैं और मैंने ये वीडियो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि जो जो चीज़ें मॉन्की पॉक्स ने इसके एंडेमिक एरिया अफ्रीका में की है उसके क्या क्या फॉलोआउट्स हैं और उससे हमें इस मॉन्की पॉक्स के बारे में क्या समझ में आता है। 27 मई 2022 401 केसेस मॉन्की पॉक्स के 19 कंट्रीज में। इतना कंसर्न क्यों? सिर्फ 401 केस, वो भी 19 कंट्रीज में। ऐसा क्या है मॉन्की पॉक्स में कि WHO तक ने वार्निंग दी है? क्या ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग है? हम इसको एनालाइज करते हैं विद डेटा एंड सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स और सब समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे देश में अगर एक भी केस आए हम सब मिल करके उससे बचाव कर सकें। दोस्तों, 6 मई 2022 को पहला केस इंग्लैंड में आया। 6 से लेके 15 मई तक टोटल केस 7 हुए। 27 तारीख यूके में 106 केस हुए, स्पेन में 106 केस हो गए, पुर्तगाल में 74 केसेस हो गए, कनाडा में 26 केसेस हो गए। दोस्तों, इतनी जल्दी ये स्प्रेड हो रहा है। हम 3 साल से इन चीज़ों को झेल रहे हैं। क्या ये एक नई मुसीबत है? आइए समझते हैं। दोस्तों, मॉन्की पॉक्स क्या है? व्हाट इज मॉन्की पॉक्स? बेसिकली मॉन्की पॉक्स जो है एक वायरल जूनोटिक डिसीज है। जूनोटिक मतलब जो एनिमल से ह्यूमन बींग्स को होती है और ये इसका कॉजेटिव एजेंट वायरस है। दोस्तों, नॉर्मली ये छोटे एनिमल्स जैसे रॉडेंट हो गए, चूहे हो गए, माइस हो गई, स्क्विरल हो गए, मॉन्कीज हो गए, उनसे ह्यूमन बींग्स में फैलता है। और जब उनसे ह्यूमन बींग्स में आता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। और जब ह्यूमन बींग में एक बार आता है तो वो ह्यूमन बींग्स टू ह्यूमन बींग्स को स्प्रेड कर सकता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन के थ्रू। वही हो रहा है उन कंट्रीज में। इसको मॉन्की पॉक्स क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसको मॉन्की पॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1958 में कॉलोनीज थी मॉन्कीज की जो कि रिसर्च के लिए रखी गई थी। उनके अंदर पॉक्स लाइक डिसीजेस आई 2 बार। क्योंकि वो मॉन्कीज में आई थी 1958 में, इसलिए उसको मॉन्की पॉक्स का नाम दे दिया गया। मॉन्की इस बीमारी के पीड़ित हैं और वो सबसे पहले हमारी नज़र में आए थे, इसलिए इसका नाम मॉन्की पॉक्स रखा गया। दोस्तों, मॉन्की पॉक्स का वायरस इस तरह का होता है। ये मॉन्की पॉक्स का वायरस है। इसका जो साइज है ये 250 नैनोमीटर है। जो हमारा लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो 200 नैनोमीटर तक देख सकता है। तो हम एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप से भी इस वायरस को देख सकते हैं। इस वायरस में जो सेंट्रल कोर है उसमें एक लीनियर डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए वायरस है। और इसके बाहर ये प्रोटीन की एक लेयर है। इसके ऊपर ये जो एरियाज दिख रहे हैं जहाँ पे हमने एंटीजन लिखा है, ये बेसिकली इस तरह से एंटीजन होते हैं बने हुए। इस तरह से बहुत सारे होते हैं जिसको कि हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है मॉन्की पॉक्स वायरस का। दोस्तों, इस डिसीज़ की प्रोग्रेस हमारी बॉडी में कैसे होती है? 5 से लेकर 21 दिन तक, मतलब ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। आप 1 वीक लगा के चलिए कि 1 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिस वक्त हमारे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते। वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। किसी भी तरह की हम इसमें टेस्टिंग नहीं कर सकते। हमें कुछ पता नहीं लगता है कि वायरस की इन्फेक्शन हमारे अंदर हो गई है। उसके बाद अगले 1 से 4 दिन फेब्राइल स्टेज कहते हैं। फेब्राइल स्टेज वो स्टेज होती है जब इसके सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो मॉन्की पॉक्स है उसके सिम्टम्स में है फीवर, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फेडिनोपैथी मतलब लिम्फ ग्लैंड्स की सोजिश, उसमें गांठें पड़ जानी या उसमें सोजिश हो जानी, हेडेक होना, चिल्स होना यानी कि ठंड लगनी, सोर थ्रोट, गला खराब, फटीग माने कि थकना या एस्थीनिया बोलते हैं, या बैक एक। आंखों में भी इरिटेशन हो सकती है इसमें। ये 1 से लेकर 4 दिन की स्टेज है। और इस स्टेज में ये जो वायरस है वो नेजोफेरिंजियल एरिया
या टॉन्सिलर एरिया में पाया जाता है। जो स्वैब है हम उसको गले में या नाक में डाल करके इसका सैंपल ले सकते हैं। इस स्टेज में इसकी फर्दर पीसीआर से कंफर्मेशन हो सकती है। दोस्तों उससे अगले 2 से 4 हफ्ते के बीच में रैश स्टेज आती है। इस रैश स्टेज में हमारे बॉडी पे, फेस पे, आर्म्स पे रैशेस पड़ते हैं, यानी कि दाने पड़ने शुरू हो जाते हैं। फेस से शुरू होते हैं, लिम्स पे जाते हैं, यहाँ तक कि पाम और पैरों के सोल, इसमें भी इसके रैशेज आते हैं। ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है एक तरह से। और उसके बाद में नॉर्मली कुछ दिनों से कुछ हफ्ते के बीच में इसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं। जो स्किन पे रैशेज हैं दोस्तों, वो रैशेज हो गए, वो हाईली इन्फेक्टिव पीरियड होता है। उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करने की संभावना होती है। दोस्तों अब हम जाते हैं कि रैशेज कई तरह के होते हैं। ये देखो, ये रैशेज हैं बेसिकली, ये हाथ हथेलियों पे और इस तरह से। अब ये इस 4 फॉर्म में एक साथ पाए जाते हैं शरीर में। जैसे मैक्यूले के अंदर क्या होगा कि जैसे अगर हम ये स्किन का एक पीस देखें तो इसके अंदर इस तरह से गोल हमें धब्बा सा नजर आएगा, सिर्फ प्लेन सरफेस, मतलब कि वो स्किन से ऊपर उठा हुआ नहीं होगा। पेपुलर स्टेज में ये थोड़ा सा उभर जाता है, जैसे कि चींटी ने कहीं काटा और दफ्फड़ पड़ जाता है। जो वेसिकल स्टेज है उसमें ये और फूल जाता है इसकी तरह, जैसे ये दाने दिख रहे हैं, ये दाना दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में जो फ्लूइड होता है वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं वेसिकल। उसके बाद में पस्ट्यूल स्टेज होती है। इसी के अंदर यदि पस भर जाती है तो उसको पस्ट्यूल स्टेज बोलते हैं। और जब ये ठीक होने लगता है, ड्राई हो जाता है, इसके ऊपर पपड़ी जमा हो जाती है जो डार्क रंग की होती है, जैसे कभी हमें कहीं खरोंच लगे तो वहाँ डार्क रंग की जो पपड़ी बनती है, उस स्टेज को क्रस्ट बोलते हैं। दोस्तों इसके अंदर का पानी, क्रस्ट, इसके ऊपर की जो रूफ लेयर है वो, ये सारी की सारी बहुत ही इन्फेक्टिव होती है। और ये जो पुस्टूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। अब इस तरह के जो रैशेज हैं दोस्तों, ये रैशेज मीजल्स में भी पाए जाते हैं और चिकन पॉक्स में भी पाए जाते हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कैसे डिफरेंसेस है। जो मीजल्स है, मीजल्स बेसिकली अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसमें 3 सी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला सी होता है कफिंग, दूसरा होता है कोराइजा मतलब नाक बहना, और तीसरी स्टेज होती है कंजक्टिवाइटिस। भी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, आपको पता है कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है। ये 3 चीज़ें मीजल्स की निशानी है। और उसके अलावा ये दाने होना, और ये दाने उसके नॉर्मली फेस और ट्रंक पे होते हैं पेशेंट के। अब हम आते हैं चिकन पॉक्स। दोस्तों चिकन पॉक्स में और इसमें डिफरेंस क्या है कि मॉन्की पॉक्स में दाने हैं, वो एक तरह से हम उसको बोलते हैं, उसका सेंट्रीफ्यूगल डिस्पर्शन होता है, पैटर्न होता है। फेस पे होते हैं, लिम्स पे होते हैं, मतलब हाथों और पैरों पे और फेस पे ज़्यादा होते हैं दाने। जबकि चिकन पॉक्स में फेस पे और ट्रंक पे, मतलब बॉडी पे, धड़ पे, उस पे ज़्यादा होते हैं दाने। दूसरा, ये इसके जो दाने होते हैं ये इस तरह से, मान लो गोल दाना है, भरा हुआ है ये, और इसके बीच में एक गड्ढा होता है मॉन्की पॉक्स में। चिकन पॉक्स का दाना ऐसे गोल होगा जैसे कि ओस की बूंद पत्तियों पे पड़ी होती है, एकदम गोल, और ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है हर जगह। इसकी स्प्रेडिंग रेट कम होती है। दूसरा डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है, इसके अंदर में ये जैसे यहाँ पे गर्दन के इधर हो गया, गले के इधर हो गया, जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं उसमें सोजिश एक इसकी डायग्नोस्टिक फीचर है। इसके अंदर लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर कोई सोजिश नहीं होती। तीसरा, हथेलियों पे और सोल्स पे, पैरों के तलों पे भी ये फफोले पाए जाते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। बाकी जो ट्रीट करेंगे उनको ज़्यादा पता था। मैं तो सिर्फ ये आप एक आम भाषा में आम लोगों की जानकारी के लिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि आ रहा है कि ये बहुत माइल्ड है, बट इट इज़ नॉट दैट माइल्ड। हालांकि स्मॉल पॉक्स के मुकाबले में माइल्ड है, बट इट कैन क्रिएट सम कॉम्प्लिकेशंस। और ये सारी रिपोर्ट जो एंडेमिक एरिया अफ्रीका में हुआ है, वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो वहाँ से रिसर्च आई है, उसके बेसिस पे स्टडी करके मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, दिस इन्फेक्शन कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जिसको इन्फेक्शन हो सकता है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो और उसके अंदर उसके कोई साइन ही ना आए। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, उन केसेस में इसकी डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। दोस्तों अगर यही रैशेज आईज में आ जाएं, पस पड़ जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो लॉस ऑफ विजन, मतलब कि आदमी या बच्चा जो भी पेशेंट है
वो अंधा हो सकता है, परमानेंट मार्क्स पड़ सकते हैं उसके बॉडी पे, चेहरे पे, जहाँ भी ये रैशेस होंगे वो अपना एक निशान परमानेंटली छोड़ सकता है ठीक होने के बाद भी। स्किन की डिस्कलरेशन हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है दोस्तों। जो रैशेस हैं उसके अंदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। आपको पता है मॉन्की पॉक्स वायरल इन्फेक्शन है, उसका ट्रीटमेंट कोर्स अलग तरह से होता है, लेकिन अगर उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर एंटीबायोटिक्स भी शुरू करनी पड़ सकती है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन हो जाता है दोस्तों। जो मॉन्की पॉक्स के रैशेस हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं, चिकन पॉक्स के इची होते हैं, उनके अंदर खुजली ज़्यादा होती है। फिर दोस्तों एब्सेस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, दिस मे बी डेंजरस। मैं आपको ये समझाता हूँ, ये हमारा ट्रैकिया होता है, जब हम सांस लेते हैं नाक से तो वो हवा इस ट्रैकिया से होते हुए जाती है, फिर ट्रैकिया के बाद में ये ट्रैकिया दो में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट लंग के हिसाब से। यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकस है, इसके बाद में ये डिवाइड हो रहा है सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी के बाद में हम आगे आते हैं तो ये टर्शरी ब्रोंकस में आता है। जो टर्शरी ब्रोंकस के बाद में ये फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब ये बेसिकली पाइप्स होती हैं, हवा इनमें से क्लियरली जाती है और हवा का जो एंड पोजीशन है वो इस तरह से एल्वियोलाइज होती हैं। ये जो एल्वियोलाइज है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो एकदम अटैच होता है ताकि इसमें से एयर पास हो सके। अल्टीमेटली इस सिस्टम का मकसद ये होता है कि हम हवा में से ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ तक पहुँचाएं और यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाए और ये ब्लड में ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट हो जाए और हमें ऑक्सीजन मिले, जो बहुत ज़रूरी है, जो जीवनी शक्ति है हमारी। अब दोस्तों क्या होता है कि यही जो रैशेज हैं, मान लो यहाँ पर इस पाइप में इधर हो जाएगा, अगर ये यहाँ पर हो गया और उसके अंदर वेसिकल बन गया, मान लो पानी बन गया या पुस्चूल बन गया जिसके अंदर पस भरी हुई है, और वो उसके कारण क्या होगा, उसको निकालने के चक्कर में यहाँ पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है और ये जिस एरिया में ये जो ब्रोंकस है, टर्शरी ब्रोंकस है या ब्रोंक्यूल है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाना चाह रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन ना पहुंचने से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। इसके अंदर फिर रेस्पिरेटरी जो हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं उनकी हेल्प लेनी पड़ सकती है, उनकी मेडिकेशन शुरू हो सकती है जानने के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, निमोनिया हो सकता है। निमोनिया का मतलब है कि जो एल्वियोलाई है इसके अंदर में किसी भी तरह से इन्फ्लेमेशन होना इन्फेक्शन के कारण और उसके अंदर में पस या पानी का भर जाना, और अगर यहाँ पर पानी या पस भर जाएगा, अगेन हवा यहाँ तक आ रही है पर वो ब्लड वेसल तक नहीं पहुँच पाएगी, और अगर वो जितने एरिया को वो अफेक्ट करेगा उतने एरिया हमारा लंग्स का काम करना बंद कर देता है। फिर इसमें एंटीबायोटिक्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं जो एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट देता है। एंड ये जो वायरस है जो हमारे शरीर के बाहर रैशेस कर रहा है, वो अगर शरीर के अंदर रैशेस करता है तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं निमोनिया की। निमोनिया समटाइम्स कैन बी फेटल। दोस्तों इसके अलावा सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस का मतलब है वायरस का ब्लड में चले जाना और पूरे ब्लड में उसका मल्टीप्लाई करना। दोस्तों सेप्सिस अगर वायरस की वजह से होता है तो उसको वायरेमिया बोलते हैं, अगर बैक्टीरिया की वजह से होता है तो बैक्टीरियमिया बोलते हैं। दोस्तों कुछ केसेस में इसमें मिस कैरेजेस भी हो सकते हैं, मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके पेट के अंदर ही बच्चे की मृत्यु का होना। दोस्तों उसके अलावा डेथ भी हो सकती है उन केसेस में जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जैसे कि जो HIV के केसेस होते हैं या जिनकी स्पेशली मेडिसिन दे करके इम्यूनिटी कम रखी जाती है, ट्रांसप्लांट के केसेस और बहुत सारे केसेस होते हैं दोस्तों। दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी हिस्टोरिकल फैक्टर्स की, क्योंकि इसकी जो घबराहट है यूरोपियन कंट्रीज में या WHO जो कंसर्न शो कर रहा है उसका हिस्टोरिकल रीज़न है। बेसिकली मैंने आपको बताया 1958 में मॉन्कीज में पाया गया, ह्यूमन बींग्स में एज ए ह्यूमन बींग की डिसीज है 1970 में पाई गई, और इसके दो क्लेड्स हैं। क्लेड्स का मतलब होता है एक ही मदर के दो बच्चे जो डिफरेंट हो जाते हैं, दो वेराइटी समझ लो। अब वो दो वेराइटी कौन सी है, एक है वेस्टर्न अफ्रीकन वेराइटी जो कि इस एरिया की है, और एक है सेंट्रल अफ्रीकन, ये वाला एरिया है जो।
दोस्तों ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया है और यहाँ पर ये एंडेमिक था इतने सालों से, 1970 से पाया गया। उसके बाद में ये शांत हो गया, ज़्यादा फैला नहीं, अब थोड़ा सा दोबारा से स्प्रेड हुआ। दोस्तों वेस्टर्न अफ्रीकन की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न अफ्रीकन जो क्लेड है, जो इसकी वेराइटी है, वो सियरा लियोन, ये कंट्री है येलो वाला, इसमें पाया जाता है। लाइबेरिया में, कोट डी आइवरी में, और उसके अलावा ये नाइजीरिया के अंदर है और कैमरून है। जो कैमरून है वो इनके कस्प पे है दोनों। जो सेंट्रल अफ्रीकन है उसको कॉन्गो बेसिन वेराइटी भी कहते हैं, वो कैमरून में पाया जाता है, गैबॉन में है, कॉन्गो में है, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में है। तो यहाँ पर ये इतने सालों से था, ये होता था, लोगों को, लोग ठीक होते थे, उनकी ट्रीटमेंट होती थी और ये सब कुछ चल रहा था। दोस्तों उसके बाद में 1978 में ये बेनिन एक कंट्री है, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ये कंट्री है, यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट हुआ बेसिकली नाइजीरिया से, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ये गया साउथ सूडान। अभी कुछ दिनों से सियरा लियोन, लाइबेरिया और नाइजीरिया, ये नाइजीरिया हो गया, ये सियरा लियोन हो गया और ये लाइबेरिया, यहाँ पे एकदम से इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ है और ये यहीं पर सीमित था। 6 मई को जो हमने बात की है, जब इंग्लैंड में 1 केस आया, उसके आगे की हम देखते हैं स्टोरी कि करंट सिचुएशन क्या है। एक केस 6 मई को इंग्लैंड में पाया गया, उससे 401 केसेस 27 मई तक हो गए आउटसाइड अफ्रीका। इस वजह से इसका खतरा है, और वो खाली ऐसा नहीं रहा कि 2-4 लोगों में है, वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर 106 केस हो गए। दोस्तों आपको पता है यूके मीन्स ये, यहाँ पर 106 केस हो गए, स्पेन में 106 केसेस हो गए, पुर्तगाल, दिस इज पुर्तगाल के अंदर 74 केसेस हो गए हैं। जर्मनी, ये जर्मनी है, जर्मनी के अंदर 21 केसेस, इसके साथ नीदरलैंड में 12 केसेस, फ्रांस में 12 केसेस, इटली के अंदर 12 केसेस, और दोस्तों अगर हम वर्ल्ड में लेवल में बात करें 26 केसेस कनाडा में, यूएसए के अंदर 9 केसेस, ऑस्ट्रेलिया देखो ये यहाँ पर है, इसके अंदर 2 केस, यूएई, दिस इज यूएई, ये जो छोटा सा यहाँ पर कंट्री है, दिस इज यूएई के अंदर 1 केस है, और यहाँ पर ये इजराइल है, इजराइल के अंदर भी 1 केस पाया गया। दोस्तों अफ्रीका में ये यहाँ पर था इतने सालों से, एकदम से ये यहाँ यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, और अभी रिसेंटली सस्पेक्टेड केस एक अर्जेंटीना में भी पाया। मतलब इतने सारे कोई कॉन्टिनेंट इसने छोड़ा नहीं है। इसका मतलब देयर आर सम रीजंस कि इट इज स्प्रेडिंग लाइक दिस, इट मे बी टिप ऑफ एन आइसबर्ग, और इंफॉर्मेशन में ही बचाव होता है। दोस्तों रीजंस फॉर इंक्रीज इन जूनोटिक इन्फेक्शंस, कि एनिमल्स से हमारे अंदर इन्फेक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं। पिछले 3 साल से भी सस्पेक्टेड जूनोटिक इन्फेक्शन था जिसको हम अभी भी झेल रहे हैं। इबोला वायरस जूनोटिक है, येलो फीवर जूनोटिक है, एवियन फ्लूज जूनोटिक हैं। तो ये जूनोटिक केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हमें एनिमल्स से, बर्ड से इन्फेक्शन ह्यूमन बींग्स को इतनी खतरनाक लेवल पे जा रही हैं। दोस्तों उसके कुछ रीजंस हैं जो एक्सपर्ट्स ने ढूंढे हैं। पहला रीजन है डिफॉरेस्टेशन के कारण ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल्स का जो डिफरेंस था, गैप था, वो कम हो गया। दे आर मोर एंड मोर कमिंग इनटू कांटेक्ट। दोस्तों सिविल अनरेस्ट और पॉवर्टी, हमें पता है बहुत कंट्रीज में सिविल वॉर चल रहा है, तो लोग जो रेगुलर आर्मीज हैं उनसे बचने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। वहाँ पे गरीबी है, भुखमरी है, जैसे खाने को नहीं मिलता, वहाँ पे कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होती, एनिमल्स का शिकार करते हैं, कच्चा पक्का उनको खा लेते हैं, या उनके टच में आते हैं, या उनके स्क्रैचेस एनिमल उनको कर देते हैं। उससे हो सकता है, क्लाइमेट चेंज के कारण हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शायद क्लाइमेट चेंज एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से वायरस को एक बहुत कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल रहा है टू ग्रो एंड ओवरशूट इट्स अर्लियर टेरिटरीज इनटू ह्यूमन बाउंड्रीज। दोस्तों जहाँ तक मॉन्की पॉक्स का सवाल है, तो सिजेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है उसका बंद करना भी एक रीज़न हो सकता है। आप लोगों को पता होगा 1796 में जब वैक्सीन का इजाद हुआ,
उसके बाद स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगनी शुरू हुई। आप सबको पता है जो 1980 से पहले के बॉर्न लोग हैं उनके हाथों में या थाई पे निशान हो गए गोल, जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का होता था। 1980 में स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेटेड मान लिया गया कि ये खत्म हो गई है। उसके बाद में इस वैक्सीनेशन को बंद कर दिया। हालांकि इस वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन अभी भी हो रही है, इस पर रिसर्च चल रही है कि स्मॉल पॉक्स दोबारा से रिकर ना कर जाए, पर वैक्सीनेशन रूटीन में नहीं लग रही है। और ऐसा माना जाता है कि जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन है, क्योंकि जो मॉन्की पॉक्स है वो भी इसी फैमिली का है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के कारण मॉन्की पॉक्स जो वायरस था उससे भी हमें बचाव होता था, उसकी जो इम्यूनिटी बनती थी। लेकिन वो क्योंकि 1980 में बंद हो गई, इस वजह से भी हो सकता है कि मॉन्की पॉक्स अब स्प्रेड हो रहा है। दोस्तों, इस वजह से रेगुलेटिंग अथॉरिटीज ने वन हेल्थ अप्रोच रिकमेंड किया है। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। अगर इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट सही रहेगा, अगर फॉरेस्ट अपनी जगह सही रहेंगे, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का कांटेक्ट कम होगा, एनिमल्स अगर हेल्दी रहेंगे उनके अंदर वायरस पनपेगा नहीं, और ह्यूमन बींग का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, उनकी इम्यूनिटी अगर ठीक रहेगी। तो अगर इन तीनों को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होलिस्टिकली देखा जाएगा तो उसको वन हेल्थ कहा जाता है, उससे सबकी प्रोटेक्शन है। दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स मैंने आपको बताया था, जो फेब्राइल स्टेज में उसके अंदर वो टॉन्सिलर एरिया में और नेजोफेरिंजियल एरिया में होता है, वहाँ से वो अगर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट छींक मारी, किसी ने खांसी की, वो अगर हमारे अंदर आया तो उससे इन्फेक्शन के चांसेस हैं। लीजन मटेरियल मतलब जो रैशेज हैं, रैशेज का पानी, पास, उसकी स्किन ड्रॉपिंग्स कुछ भी लगेगा, या किसी भी तरह का बॉडी फ्लूइड, या पेशेंट ने, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने कोई भी मटेरियल यूज़ किया है तो वहाँ पे उसके स्किन का या किसी भी चीज़ का मटेरियल पड़ा हो सकता है, जिससे हमें वो इन्फेक्शन लग सकती है। तो हमें जो आईपीसी मेजर्स हैं फॉलो करने चाहिए, जो भी एसओपीज हैं। वायरस कैन एंटर थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आई एंड माउथ, ब्रोकन स्किन। हमारी स्किन पे बहुत जगह छोटे छोटे कट या चोटें लगी होती हैं जो हमें कई जगह दिखती भी नहीं है, वहाँ से भी आ सकता है, या एनिमल की बाइट या खरोंच, इनसे हमें ये हो सकता है। दोस्तों, प्रिकॉशनरी मेजर्स यूनिवर्सल हैं, हम सबको पता है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वॉश हैंड्स, डू नॉट शेयर बेडिंग, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड एनिमल्स एंड थॉरोली कुक ऑल नॉन वेज फूड मटेरियल्स। दोस्तों, जो पीसीआर टेस्ट है वो ही सिर्फ इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। वैसे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से रैपिड टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉक्स वायरसेस में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। मीजल्स हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मॉन्की पॉक्स ही है तो उसके लिए पीसीआर ही कंफर्म्ड होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं इसको। इसमें डीएनए का थोड़ा सा भी मटेरियल लेके उसको कई गुना उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना लेते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, फेब्राइल स्टेज में हमें सैंपल चाहिए होता है टॉन्सिलरी और नेजोफेरिंजियल स्वैब्स, जो अभी तक हम 2-3 सालों से लेते रहे, उसी तरह का चाहिए होता है, उससे पीसीआर किया जाता है। और ड्यूरिंग रैश स्टेज, जब हमारे रैशेस आने शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स में, तो लीजन का रूफ और फ्लूइड या लीजन का क्रस्ट, ये भी एज ए सैंपल को लेकर के इसका पीसीआर किया जा सकता है, जिससे कंफर्मेशन हो जाती है। अब जो मेन साइंस हैं मॉन्की पॉक्स के, वो है फीवर, रैशेज, swollen lymph glands, sores in mouth and throat, आई इरिटेशन और रेडनेस। दोस्तों, जो इसकी ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक है। जो सिम्टम्स हैं, जिस एरिया में ज़्यादा परेशान कर रहा है, उस सिम्टम का ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है उस पर स्टडीज चल रही हैं, और वो भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। दूसरा, न्यूट्रिशनल केयर बहुत ज़रूरी है, और डिहाइड्रेशन बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रैशेज होते हैं उसमें जो फ्लूइड होता है वो बॉडी का ही फ्लूइड आता है बाहर, तो बॉडी के अंदर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। और एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से बचाना ज़रूरी है। जो रैशेज हैं वो बहुत फर्टाइल मटेरियल होता है बैक्टीरिया या फंगल ग्रोथ के लिए, तो जिसको इन्फेक्शन हुई है उसको बहुत एक क्लीन इन्वायरमेंट में, हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रखना होता है, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन से कॉम्प्लिकेशंस ना हो।
दोस्तों डिजीज़ का जो कोर्स है, जो तरीका है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। हमें अपना न्यूट्रिशनल और इम्यूनिटी लेवल मेंटेन करना चाहिए और बी अवेयर ऑफ दिस बिफोर हैंड। दोस्तों मैंने जो आपको ये जानकारी दी है, ये जानकारी WHO ने प्रोवाइड की है, अवेलेबल है, सबको पता है। और इसमें बेसिकली ये है कि जो अवेयरनेस है, जो इंफॉर्मेशन है, उसी से बचाव हो सकता है। अभी तक हमारे देश में एक भी कंफर्म्ड केस नहीं आया है, भगवान करे ना आए, लेकिन प्रोटेक्शन इस चीज़ में है, सबकी प्रोटेक्शन इस चीज़ में है। अगर एक भी केस आता है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाए, इसलिए मैंने इसको बहुत डिटेल में बनाया है वीडियो को, ताकि सबको पता लगे। और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले और इसका स्प्रेड शुरू में ही रोक दिया जा सके। जय हिंद दोस्तों।